चलो खाना खा लो। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर वक्त ही मेरा जख्म है। 14 साल कम समय नहीं होता, खास करके तब जब रोजाना आपका खाना वेज हाक्का नूडल्स हो। मगर मैं खाऊंगा। जिंदा जो रहना है मुझे, ये जानने के लिए कि वो कौन दुश्मन है मेरा जो इतनी नफरत करता है मुझसे। कभी ना कभी तो जरूर आजाद करेगा वो मुझे इस पिंजरे से। वही धुन फिर से। बंदूक? उसने मुझे बंदूक क्यों दी? हजार के नोट? इतने सारे? ये कैसा मोबाइल फोन? उसी का फोन होगा। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे वक्त में मोबाइल फोन्स बहुत कम इस्तेमाल होते थे, और ये 1000 के नोट जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो तो थे ही नहीं तुम्हारे जमाने में। कौन हो तुम? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे 14 साल उस कमरे में क्यों बंद कर रखा? मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था। तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? सब कुछ बहुत जल्द पता चल जाएगा। पैसे और गन तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। 3 दिन देता हूँ, सिर्फ 3 दिन में मुझ तक पहुँचो और मुझे खत्म कर दो। मार सको तो मार दो। मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन सा जंगल है? कौन सा जंगल है? मेरे हंसते खेलते घर को उसकी नजर लग गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं उसे ढूंढ कर ही निकालूंगा, ढूंढ कर ही निकालूंगा।
कितना खूबसूरत है, मीरा को बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। खुशी की बात है। आखिर क्या बात है, हमें भी तो पता चले। बताता हूँ थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। कितना सुखी परिवार था हमारा। मेरी मीरा बेटी कैसी है, कितने खुश थे। अब तुम बाहर जाओ, मैं आता हूं। लॉकेट इसी में होगा। इसे मैं अपने पास रख लेता हूं। इसमें एक डायरी होगी, इसमें होगी ये रही। इसमें उसका नंबर होगा। हेलो गिरीश, मैं देव। कहाँ है तू? कैसा है? कहाँ था इतने साल? गिरीश, मैं ये सब फोन पर नहीं बता सकता। क्या हम मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, वहीं मिलेंगे अपने पुराने अड्डे पे। टटारा डिस्कोथेक 8 बजे। तुम महेश? खूनी, मैं जानता था कि तुम एक ना एक दिन वापस जरूर आओगे। तुमने क्या सोचा था कि 14 साल के बाद भागकर वापस आने पर तुम्हें मिलने वाली सजा से तुम बच जाओगे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने अपनी बीवी प्रिया का खून किया है। मैं अभी सीआईडी को फोन लगाता हूँ। सीआईडी को फोन मत करना महेश। अरे सीआईडी को फोन मत करना। तुम्हारे पास बंदूक है तो मुझे फोन लगाना ही पड़ेगा। तो आपने देखा था उस आदमी को जिसने आप पे गोली चलाई? जी हाँ, वो देव था। देव? कौन है ये देव? जी वो मेरा पड़ोसी था। आज से 14 साल पहले वो अपनी पत्नी प्रिया का खून करके भाग गया था। आज तक पकड़ा नहीं गया था। वो क्या वापस अपने घर आया था? जी हाँ, जब मैंने आप लोगों को फोन करके बताने की कोशिश की तो उसने मुझे भी गोली मार दी। अच्छा, उस वक्त देव अकेला था या उसके साथ में कोई और भी था? वो था तो अकेला ही। मुझे गोली मारने के पहले उसने किसी गिरीश नाम के आदमी से फोन पे बात किया था। क्या बात की उसने? आपने कुछ सुना? उससे कह रहा था कि वो उसे टटारा डिस्कोथेक में मिलेगा रात 8 बजे। टटारा डिस्कोथेक रात 8 बजे? 8 बजने में भी 4 घंटे बाकी हैं। तब तक इस देव की कुंडली निकालते हैं। मिल गया सर। ये देखिए देव के काले कारनामों का चिट्ठा। तो इस देव ने आज से 14 साल पहले 24 अप्रैल 1998 को अपनी बीवी प्रिया का खून किया था, पेट में चाकू घोंप के। हाँ सर, और वो खून करके फरार हो गया और पुलिस को चाकू के ऊपर से उसकी उंगलियों के निशान भी मिले और तो और मौका वारदात पे देव की खून की बूंदें भी मिली, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पकड़ नहीं पाई उसे। और अब 14 साल बाद वो इस शहर में वापस आया है। सर जरूर कोई बहुत बड़ी ठोस वजह है इस देव के वापस आने की, वरना खुद घर जाके वो अपने आप को मुसीबत में क्यों डालता। इसमें यह भी लिखा है कि उस वक्त देव की एक 2.5 साल की बेटी भी थी, मीरा, और उसकी मां की मौत के बाद से वो गायब है। आ रहा है ना आज रात ये देव टटारा डिस्कोथेक में। बहुत सारे सवालों के जवाब देने इस देव को। हैंडसम, क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीद सकती हूँ? नो। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। कुछ और कर सकती हूँ? हाँ, जस्ट लीव मी अलोन। अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी तो आपको गिरीश तक कौन पहुंचाएगा?
तुम गिरीश को जानती हो? आओ मेरे साथ। गिरीश, देखो तुमसे मिलने देव आया है। देव, हाय मैन। मेरे दोस्त कहाँ थे यार? क्या मजाक है, ये गिरीश नहीं है। सही पहचान, मैं बाराती हूँ, तुम्हारी बारात में शामिल होने आया हूँ। देव, अरे मेरे दोस्त, यार मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कैसा है तू? हाँ, चल घर चले, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले तुम लोग ससुराल चलोगे। ससुराल? हाँ ससुराल, सीआईडी ब्यूरो। सीआईडी ब्यूरो? मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। जो जुर्म आप लोग मुझसे कबूल करवाना चाह रहे हो वो मैंने किया ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी बीवी प्रिया का खून तुमने ही किया। मैं तो उससे स्कूल के दिनों से ही प्यार करता था। स्कूल के दिनों से? मतलब तुम और प्रिया के एक ही स्कूल में पढ़ते थे? कौन से स्कूल में पढ़ते थे तुम? एक ही स्कूल में नहीं सर, मैं ग्रीन हॉर्न्स में था और वो एसके स्कूल में। मैं उससे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये सच कह रहा है सर। आप, मेरा नाम गिरीश है, मैं देव का दोस्त हूँ। प्रिया भाभी और देव के प्यार की मिसाल तो हम सभी दोस्त दिया करते थे। अगर तुमने खून नहीं किया तो इतने साल तक कहाँ गायब रहे? पुलिस से डर के भाग क्यों रहते तुम? मैं नहीं भागा। तो क्या 14 साल से हिमालय में जाकर बैठे थे समाधि लगाकर? सर मैं किडनैप हो गया था। किडनैप? वो भी 14 साल के लिए? हाँ। मतलब 1998 से लेके 2012 तक तुम किडनैपर की कैद में थे? हाँ। किसने किया था तुम्हें किडनैप? मुझे नहीं पता सर। है? पता नहीं? तुम कह रहे हो कि किसी ने तुम्हें 14 साल तक किडनैप करके रखा, और अब कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं किसने किडनैप किया तुम्हें? मैं कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया और ना ही उसने कभी अपना नाम बताया। चलो नाम नहीं सही, वजह तो बताई होगी किडनैप करने की। मुझे कोई वजह नहीं बताई उसने। वजह भी नहीं बताई और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास करें कि तुम्हें 14 साल के लिए किसी ने किडनैप किया था, कैद में रखा था, मगर किसने किया ये तुम्हें पता नहीं, क्यों किया ये भी तुम्हें पता नहीं। तो फिर चलो ये बताओ, कहां पे रखा था तुम्हें किडनैप करके? बताओ। मुझे नहीं पता था, बस एक कमरा था जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी, सारी सुविधाएं दी थी। मैं उसे नहीं जानता और ना मुझे पता था कि मैं उस कमरे में 14 साल रहने वाला। तुम्हारी इस कहानी पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं, फिर भी और एक मौका देता हूं तुम्हें। सच सच बताओ, बिल्कुल शुरू से, जिस दिन तुम किडनैप हुए थे उस दिन से। 21 अप्रैल 1998। मेरी छोटी सी जिंदगी बड़े सुकून से कट रही थी। सारी खुशियां थी मेरे पास। मैं, मेरी बीवी प्रिया और हमारी नन्ही सी बच्ची मीरा। कितना खूबसूरत है, उसे बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। खुशी की बात? क्या बात है, हमें भी तो पता चले। कुछ बात है ना, थोड़ा सब्र करना सीखो। सब्र का फल मीठा होता है। मेरी मीरा बेटी कैसी है? अच्छा, इसे लेकर बाहर जाओ, मैं आता हूँ। तुमने बताया नहीं क्या बात है। तुम जाओ तो मैं आता हूँ, बताता हूँ। ये क्या हो रहा है? और फिर मैं बेहोश हो गया। जब नींद खुली तो देखा किसी अनजान जगह पर हूं। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मुझे वहां 14 साल बिताने होंगे, पर अगर ये बात मुझे पता भी होती तो क्या मेरा दर्द कुछ कम हो जाता? दरवाजा खोलो। मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? अरे कोई है? कोई सुन रहा है? मुझे अंदर क्यों बंद किया तुम लोगों ने? कहाँ हूं मैं? किसने बंद कर दिया मुझे? एक भी खिड़की नहीं, टीवी है, सारी सहूलतें हैं। इसने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन काल कोठरी में क्यों बंद कर दिया? ये लो खाना। आप लोग कौन है? मुझे क्यों बंद कर रखा है? आप लोगों को पैसा चाहिए ना, मैं दिलवाऊंगा। मुझे छोड़ दो। उसके पास पैसों की कमी नहीं है। किसके पास?
क्या नाम है उसका? मुझे बताओ उसका नाम। वो तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। छोड़ो। अरे छोड़ो, छोड़ो। और फिर एक दिन 4 लोग अंदर आए। कौन है आप लोग? मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों पकड़ रखा? कि वो मेरा खून क्यों ले जा रहे हैं। मेरा खून क्यों ले लिया? जाने से पहले उन्होंने मेरा ग्लास भी ले लिया। ग्लास? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? मेरा खून क्यों ले जा रहे? मेरा खून, मुझे छोड़। ये उस दिन मुझे समझ में आया जब मैंने न्यूज चैनल पर देखा कि आज सुबह देव नाम के सिविल इंजीनियर ने अपनी पत्नी प्रिया की चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू पर देव की उंगलियों के निशान और फर्श पर उसकी खून की बूंदें इस बात की पुष्टि करती हैं कि खून देव ने ही किया है। देव फरार है। पुलिस को उसकी तलाश है। देव और प्रिया की एक 2.5 साल की बेटी मीरा भी थी, जिसका फिलहाल कोई पता नहीं चल पा रहा। पुलिस का मानना है कि देव उसे अपने साथ ले गया है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्यों मारा तुमने प्रिया को? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? मैं कैसे मार सकता इसको? मैं तो यहाँ मैं फरार कैसे हो सकता? मैं तो प्रिया को बहुत प्यार करता था। ये क्या हो गया? मीरा, मेरी बच्ची मीरा कहाँ हो गई? मीरा का क्या किया तुमने? मेरी बच्ची कहाँ है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। और इस तरह उस इंसान ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। उससे मारकर मैं फांसी भी चढ़ जाऊं तो मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। तुम्हारी बेटी मीरा वो कहाँ है? पता नहीं कैसी होगी, मुझे ये भी नहीं पता। किस हाल में होगी, मुझे ये भी नहीं पता। हौसला रखो देव, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। सीआईडी वाले उस खूनी को सजा जरूर दिलाएंगे और तुम्हारी बेटी मीरा को भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे लगता है कि जरूर ये काम किसी पुलिस ऑफिसर या फोरेंसिक के डॉक्टर का होगा, वरना देव की उंगलियों के निशान उठाकर हथियार पे डालना और फिर ब्लड सैंपल्स को ठीक जगह पे गिराना, ये किसी अनाड़ी आदमी का काम नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। एक बात बताओ देव, ये गन और फोन ये तुम्हें किसने दिए, कहाँ से आए? उसी ने दिए थे, मेरी सूट की जेब में रख दिए थे, और उसका फोन भी आया था प्राइवेट नंबर से। प्राइवेट नंबर से फोन आया था? क्या कहा उसने? कि अगर 3 दिन में मैंने उसे नहीं ढूंढ निकाला तो वो मुझे मार देगा। मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए सर, इतने सालों के बाद मिला है मुझे ये, मैं इसे फिर से खोना नहीं चाहता। आप चिंता मत करो, आपके दोस्त देव को कुछ नहीं होगा। सर ये आदमी काफी पहुंचा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट नंबर्स तो ऐसे ही किसी को नहीं मिलते। देव, वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी तुम्हें जब तुमने फोन पे बात किया उससे? नहीं सर। चलो उस जगह के बारे में तो बताओ, याद करो, जरा दिमाग पर जोर डालो, बताओ। सर बस एक कमरा था, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, बाहर से किसी की कोई आवाज नहीं आती थी। मैं तो किसी इंसान की आवाज सुनने को तरस गया था सर। फिर भी कुछ तो सुना होगा, वहां बाहर से कोई आवाज आई होगी, कोई अजीब सी आवाज। हाँ सर। हाँ सर, एक धुन जिसके सुनने के बाद मैं बेहोश हो जाता था। धुन सुनते थे और बेहोश हो जाते थे? जी सर। अच्छा, और कुछ? हाँ सर, हवाई जहाज उड़ने की आवाज दिन भर आया करती थी सर। हवाई जहाजों की आवाज है? इसका मतलब है दया, वहां पे एयरपोर्ट है करीब ही, जहां पर देव को कैद करके रखा था। कुछ और खास बात? देखो देव, छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए काम की हो सकती है, बताओ, सोचो। हाँ सर, वो लोग मुझे दिन रात एक ही किस्म का खाना देते थे सर। रोज एक ही किस्म का खाना? हाँ सर, 14 साल दिन रात मैंने एक ही चीज खाई है, नूडल्स, सिर्फ नूडल्स, सिर्फ नूडल्स। देव, ये बताओ, क्या कभी इस नूडल्स का स्वाद बदला है या एक ही स्वाद था, एक ही किस्म के, एक ही तरह के नूडल्स?
नहीं सर, 14 सालों में उसका स्वाद कभी नहीं बदला। उसका स्वाद आज भी मुझे याद है। मेरी जुबान पर खुदरा हुआ है सर उसका स्वाद। आई एम सॉरी देव, लेकिन तुम्हें एक बार और वो नूडल्स खाने पड़ेंगे हमारे लिए। टेस्ट कीजिए मिस्टर देव। ये नहीं है। इस रेस्टोरेंट का शेफ कौन है? ये वो नूडल नहीं है। मुझे नहीं लगता ये नूडल खाने के बाद मैं और कभी नूडल खा पाऊंगा। इतना घटिया बना है। ये नूडल वही है जो मैं पिछले 14 सालों से खा रहा था। आपको पूरा यकीन है? मैं अपना नाम भूल सकता हूँ लेकिन स्वाद नहीं भूल सकता। तो फिर इनसे पता करते हैं कि 14 सालों से नूडल्स की डिलीवरी एक ही जगह पर कहां हो रही थी। अरे बटलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे वो सीआईडी। नहीं, नीचे। ये तो मैं हूं। मुझे पूरा यकीन था कि उस कमरे में कैमरे हैं। क्यों किडनैप किया मुझे? तुमसे बात करता था। मैं नहीं हूँ वो। तुम ही थे, तुम ही थे। नहीं, मैं नहीं हूँ वो। तुम्हें कैद कर रखने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं जानता। वो हमेशा मुझे फोन करता है। वो नंबर लाओ। लाओ। वो हमेशा अपने प्राइवेट नंबर से फोन करता है। और पैसे? वो तुम्हें पैसे कैसे देता था? वो हर महीने की 1 तारीख को बिल्डिंग के नीचे ड्रॉप बॉक्स में रख कर जाता है। अगर ये वो आदमी नहीं है तो वो कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि 14 साल के लिए वो इस आदमी को पैसे देगा मुझे कैद में रखने के लिए? इसका पता भी चल जाएगा। देखो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे लोगों के नाम लिखो, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक उन सारे लोगों के नाम जिनके साथ कभी तुम्हारा झगड़ा हुआ हो या किसी का दिल दुखाया हो तुमने। कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी बात भी काफी होती है बदला लेने के लिए। प्रतीक, मंगल, शुभम, सिद्धार्थ, सौकी, जेरी। ये रही मेरी दुश्मनों की लिस्ट। प्रतीक, मंगल, शुभम, सिद्धार्थ, सौकी, अशोक और जेरी। सर, ये उसी का फोन। स्पीकर फोन पर बात करो। हेलो। हेलो देव, कैसे हो? बाहर मजा आ रहा है कि नहीं? जब तक तुझसे मुलाकात नहीं होगी मजा कैसे आएगा? 24 घंटे, बस 24 घंटे और बचे, फिर हम दोनों आमने सामने होंगे। अपनी जिंदगी का आखिरी दिन खुलकर जी लो देव। तुझे जितना जीना है जी ले। जिस बिल में छुपा है छुपा रहे। तुझे पताल से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। जब सीआईडी वाले पास खड़े हों तो जीटी के भी पर निकल आते हैं। अगर तुझे लगता है कि सीआईडी वाले तेरी जिंदगी बचा पाएंगे तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। अपनी दुश्मनों की लिस्ट में मेरा नाम लिखना भूल गया देव। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझसे मिलते क्यों नहीं तुम? जल्दी मिलूंगा, तब तक अपनी मौत का इंतजार कर। हेलो। इसे कैसे पता चला कि देव के आसपास क्या हो रहा है? कोई पीछा कर रहा है हमारा, हम पे नजर रख रहा है। लेकिन फ्रेडी, उसे तो ये भी मालूम है कि देव इस वक्त सीआईडी ब्यूरो में बैठा है और अपने दुश्मनों की लिस्ट बना रहा है। कहीं कोई सीक्रेट कैमरा तो नहीं लगवा दिया उसने यहाँ पे?
नहीं सर, यहाँ पे तो कोई कैमरा दिख नहीं रहा है। क्या मतलब सर? मगर सर, अब बात कर सकते हैं। इस बग को मैंने इस साउंड प्रूफ बॉक्स में रख दिया है। अब ये हमारी आवाज कैच नहीं कर सकता है। इस बग की वजह से ये किडनैपर हमसे एक कदम आगे रहता था। अब देखते हैं यार सड़क है ये देव होश में कब आएगा? 2 घंटे में इसके एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही होश में आएगा। सर, जिसने भी ये काम किया है उसका दिमाग बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। उसने पहले देव को 14 साल तक कमरे में बंद रखा और जब छोड़ा तो उसके शरीर में ये बग फिट कर दिया ताकि वो हर समय इसकी बातें सुन सके। और ये बग भी उसी दौरान लगाया गया है जब देव को बंदी बनाया गया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देव को पता कैसे नहीं चला जब उसके पीठ में ये बग फिट किया जा रहा था? वेलियम गैस की वजह से। वेलियम गैस? जब हमने देव का ब्लड टेस्ट किया तो देव के ब्लड में हमें वेलियम गैस के ट्रेसेस मिले। यार साउंड ये वेलियम गैस तो रशियन सेना ने चेचनिया के आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। अब बॉस, इसकी बॉडी में हमें विटामिन डी भी बहुत कम मात्रा में मिला है। साउंड जब भी कोई आदमी 14 साल से सूरज की रोशनी से दूर रहेगा तो यही होगा ना। सिर्फ इतना ही नहीं सर, इसके खून में से हमें स्नोडन थर्लवेल नाम की दवाई भी मिली है। स्नोडन थर्लवेल? ये कौन सी दवाई है? सर, ये दवाई स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह की दिमाग की बीमारी होती है ना? अरे हाँ फ्रेडी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सर, लेकिन वो किडनैपर ये दवाई देव को क्यों दे रहा था? ताकि देव अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। बॉस, अगर किसी इंसान को 14 दिन भी छोटे से अंधेरे बंद कमरे में कैद करके रखा जाए तो अकेलेपन और अंधेरे की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। खाली दिमाग शैतान का घर। और इस बेचारे देव को तो पूरे 14 साल तक इसी तरीके से अंधेरे बंद कमरे में कैद करके रखा गया था। रजत, ये किडनैपर जरूर चाहता होगा कि 14 साल के बाद में जब देव बाहर निकलेगा तो अपने पूरे होशो हवास में रहेगा। हाँ सर, लग तो ऐसा ही रहा है। अब जिसने भी ये काम किया है उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो तो हम पहुंच कर ही रहेंगे। पहले पता लगाओ कि ये बग, ये चिप किसने बेची थी और किसे बेची थी। क्या तारीख बताई थी आपने? 2 सितंबर 2010 और उस बग का बैच नंबर है X91PXB4। X91PXB4 2 सितंबर 2010। जी हाँ, ये बग दी थी हमने, यही नंबर था। ये बग किसको दी थी आपने? इंस्पेक्टर ऋषभ। इंस्पेक्टर ऋषभ? इस इंस्पेक्टर ऋषभ को 2 साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था। मगर क्यों? कमिश्नर साहब ने इसको रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था। इस ऋषभ का एड्रेस चाहिए हमें। एड्रेस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस मुलाकात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। सर, हमें तो शुरू से ही शक था कि इस जुर्म में किसी पुलिस वाले या फिर किसी फोरेंसिक डॉक्टर का हाथ है। हाँ, लेकिन रजत, ये ऋषभ ही वो कड़ी है जो हमें देव के किडनैपर्स तक ले जा सकती है। लेकिन पुलिस वाला होने के बावजूद भी ऐसा गंदा काम। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पहले ही पता चल गया कि हम लोग यहाँ आ गए? एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो। सर, लगता है घर में तो कोई नहीं है। कहीं ये चुप कर तो नहीं बैठा है घर में? देखो जरा, फैल जाओ।
हाँ सचिन, हो सकता है उसे पता चल गया होगा कि वो बग जो फिट किया था वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऋषभ को मार डाला। अच्छी तरह से चेक करते इस घर को, एक एक कोना छान मारते, एक एक इंच, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये रही मेरी अगली चाल। ये गया आपका प्यादा। फंस गए ना जाल में। 1 2 2.5 आपकी रानी गई। मैं तो अपनी रानी पहले ही खो चुका हूं। आई एम सॉरी यार, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी। ये क्या है? ग्रीनहॉर्न स्कूल, क्लास ऑफ 1985, रीयूनियन। रजत, सचिन, ये देखो क्या मिला। ग्रीनहॉर्न स्कूल, क्लास ऑफ 1985, रीयूनियन। ग्रीनहॉर्न स्कूल, इसका मतलब ऋषभ भी ग्रीनहॉर्न स्कूल में पढ़ता था? सिर्फ ऋषभ ही नहीं, देव भी इसी स्कूल में पढ़ता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी, ये देव का दुश्मन भी इसी स्कूल में पढ़ता था? हाँ सर, हो सकता है। लेकिन सर, इस देव ने कभी इस स्कूल में पढ़ने वाले किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। वही तो, क्यों नहीं किया जिक्र? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। काम करो, इस देव से बात करो, फ्रेडी को फोन लगाओ और उससे पूछो कि याद करके बताए, अच्छी तरह से याद करके बताए कि क्या जब वो स्कूल में था तब उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? अब 1 मिनट। हेलो सर। हाँ फ्रेडी, देव तुम्हारे सामने। 1 मिनट के लिए भी मैंने अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया देव को। मैं जानता हूँ सर, 3 दिन हो चुके हैं, देव की जान को खतरा है। अच्छा, देव से बात करो। देव, लाइट कैसे चली गई? बिजली का बिल तो भरा था ना मैंने। फ्रेडी, क्या हुआ? सर, इसी तरह की धुन तो देव के फोन के रिंगटोन की भी है। बिल्कुल यही धुन है, यही धुन है। ये तो वही धुन है। मुझे चक्कर क्यों आ रहे? फ्रेडी, क्या हो गया? फोन कट गया सर। जरूर कुछ तो गड़बड़ है फ्रेडी के घर पर। चलते हैं उधर, जल्दी, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग देव अंकल। कौन हो तुम? मैं आपको आजाद करने के लिए आई हूँ। जिस तरह से मेरे पापा ने आपको 14 साल की उम्र कैद से आजाद किया, वैसे ही मैं आपको इस दुनिया से आजाद करूंगी। कौन है तुम्हारे पापा? ये आप नहीं जान सकते। अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम जाने बगैर ही आप मर जाएंगे। इस गन को हटाओ, ऐसे हटाओ इस गन को। रुक जा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सीआईडी से पंगा मत लो। क्या हुआ, डर गए? इतने बड़े होकर डर गए? जब गोली चलती है ना, तब कुछ समझ में नहीं आता। गोली चलने के पहले का पल ही डरावना होता है, और ये डर तुम्हारे दिमाग में है। सोचना बंद कर दो तो डर अपने आप ही चला जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम? तुम्हारे पापा कौन है? कौन है तुम्हारे पापा? कौन है तुम्हारे पापा? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार? हाँ, प्रभात कुमार। तुमने क्या सोच लिया मैं तुम्हें नाम बताए बिना ही मार दूंगी? ये नाम जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नाम है जो मरने के पहले तुम्हारी कानों में गूंजेगा। कौन प्रभात कुमार? मैं किसी प्रभात कुमार को नहीं जानता। फिर तो तुम मेरी माँ को भी नहीं जानते होगे। कौन है तुम्हारी माँ? चित्रांगदा कुमार, जिसका तुमने बेरहमी से खून कर दिया। मैंने किसी का खून नहीं किया। अपने पापा को यहाँ बुलाओ। वो तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। उन्हें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बातें हो गई, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। रुक जा, रुक जा।
तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतने जल्दी नहीं मरोगे ना? ये लो। रुक जा। मरने के बारे में सोचना भी मत। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। देव को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। संभल के, संभल के। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो मैं उसे मार ही डालती। हम मारने देते तब ना। इतनी कम उम्र में इतनी नफरत किस लिए? हा? बचपन से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है, बदला। देव से अपनी माँ की मौत का बदला। इस बदले और नफरत के बीज को बोया किसने तुम्हारे दिल में? तुम्हारे पापा प्रभात कुमार ने? हाँ, मुझे गर्व है अपने पापा पर कि उन्होंने मेरे माँ के हत्यारे को इतनी बड़ी सजा दी। उसे 14 साल की कैद में रखा और अब मैंने उसे गोली मार दी। तुम्हारी वजह से देव हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, समझी? देव तो मरेगा, जरूर मरेगा। पकड़े जाने के बाद भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई अभी तक। अब चाहे फांसी हो या जेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप बता दो तुम्हारे पापा इस वक्त कहाँ हैं, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब जब बाप बेटी का मकसद पूरा हो ही गया है तो सजा क्यों नहीं काट लेते हैं? अब तक मकसद पूरा कहाँ हुआ है? जब देव मरेगा तब हमारा मकसद पूरा होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फ्रेडी, इस प्रभात कुमार के सारे डिटेल्स निकालो। सचिन, निखिल, ग्रीन हॉर्न्स स्कूल जाओ, वहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। आप लोग मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो? I mean, मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं, आपके स्टूडेंट्स ने कुछ गड़बड़ नहीं की है, बस आपके स्कूल के 1982 के बैच के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। 1982 के बैच के बारे में? एक मिनट सर। आइए सर, इस फाइल में आपको उस बैच की सारी जानकारी मिल जाएगी। देव इसी बैच में था, मगर अपने पापा के तबादले की वजह से 15 जुलाई 1982 को बीच में स्कूल छोड़ के चला गया था। 2 सितंबर 1982 में देव की क्लास में एक नीलम नाम की लड़की थी जिसने आत्महत्या की थी, लेकिन आत्महत्या की वजह नहीं लिखी यहाँ। प्रिंसिपल साहब, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी नहीं सर, मैं तो यहाँ पिछले 5 साल से ही प्रिंसिपल हूँ। 1982 में मिस्टर दीनानाथ यहाँ के प्रिंसिपल थे, जिनके कुछ साल पहले ही मौत हो गई। मौत हो गई है? जी हाँ सर। इसमें यह भी लिखा है कि नीलम का एक भाई भी था जो 8वीं क्लास में था इसी स्कूल में। क्या नाम है उसका? प्रभात कुमार। ये प्रभात कुमार तो नताशा के पापा का नाम है ना? हाँ सर। मतलब ये प्रभात पास आउट हुआ होगा 1985 में, पास आउट हुआ होगा। तो सर 1985 की फाइल देखना चाहिए। ये क्या? प्रभात और ऋषभ दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे और इसीलिए प्रभात ने ऋषभ से वो बग मंगाया होगा देव के शरीर में डालने को। और सर, जब उस बग के बारे में हमें पता चल गया तो प्रभात कुमार ने ऋषभ को ही रास्ते से हटा दिया। हो सकता है निखिल कि नीलम की मौत में देव का ही हाथ हो, इसीलिए तो प्रभात देव से बदला लेना चाहता था। और सर, अगर नीलम की मौत की वजह देव है तो देव ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? हो सकता है निखिल कि देव को पता ही ना हो, क्योंकि देव ने स्कूल छोड़ा था जुलाई महीने में और नीलम ने आत्महत्या की थी सितंबर के महीने में। अच्छा प्रिंसिपल साहब, इन सब की फोटोग्राफ मिल सकती है? जी सर। ये है देव और ये नीलम। तो सर, इस फाइल में ऋषभ और प्रभात का भी फोटो होना चाहिए। माय गॉड, ये है प्रभात। सर, ये प्रभात कुमार है? हाँ निखिल, अब वक्त आ गया है इस खरगोश को पिल से निकालने का। सर, मैं प्रभात कुमार के घर से आ रहा हूँ, उसका कोई आता पता नहीं है। फोन क्यों से? हाँ सर, किया था, फोन बंद आ रहा है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेरे पापा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सर, मैं ग्रीन हॉर्न स्कूल से आ रहा हूँ। ये देखिए सर, ये प्रिंट आउट। नताशा, तुम्हारी बुआ ने आत्महत्या की थी, ये बात मालूम है तुम्हें? मेरी कोई बुआ नहीं है। है, नीलम कुमार नाम है उनका, मगर सितंबर 1982 में उसने आत्महत्या की थी। मगर पापा ने कभी बताया नहीं इस बारे में। ओहो, नहीं बताया? शायद भूल गए होंगे। मगर उन्होंने तुम्हें ये तो बताया होगा ना कि नीलम कुमार और देव एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखो, पढ़ो इसे। पापा ने इतनी सारी चीजें मुझसे छुपाई क्यों? तुम्हारे पापा ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बुआ की मौत का बदला लेने के लिए।
ये सारे कागजात नकली है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? चित्रंगदा कुमार ना? हाँ। कोई फोटो है उनकी तुम्हारे पास? नहीं, उन्होंने कभी मम्मी की फोटो नहीं दिखाई। चित्रंगदा कुमार नाम की कोई औरत होगी तो दिखाएंगे ना। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? कोई चित्रंगदा कुमार नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है, कहानी तुम्हारा इस्तेमाल करने की। ये झूठ है ना? तुम्हारे मम्मी पापा की शादी कब हुई थी? 25 फरवरी 1993। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे हम, वहाँ पे भी कोई प्रभात कुमार और चित्रांगदा कुमार की शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग मुझे इन सब बातों में फंसाकर उल्लू बनाओगे, तो मैं आपको अपने पापा का पता बता दूंगी, है ना? मैं आपको अपने पापा का पता नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पापा हैं कौन, ये पता भी है तुम्हें? क्या मतलब? दया, हमारा शक सही था। ये पढ़ो। ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट। तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट मिस्टर देव के डीएनए रिपोर्ट से मैच करती है। मिस्टर देव तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे असली पापा, प्रभात कुमार नहीं। ये रिपोर्ट्स नकली है ना? ये सब झूठ है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? यही सच है। तुम्हारे गाल पे जब ये तिल देखा था हमने, हमें उस वक्त शक हुआ था कि शायद तुम मीरा हो, देव और प्रिया की बेटी। ये नहीं हो सकता। मीरा, तुम्हारी माँ का हत्यारा प्रभात कुमार है। उसी ने प्रिया को मारा और प्रिया के खून का इल्जाम देव के सर पे डाला और फिर एक बेटी के हाथों बाप को मरवा के बदला लेना चाहता था। ये नहीं हो सकता। इस प्रभात ने बड़ी लंबी प्लानिंग की थी। उसने सोचा कि एक बेटी से बाप का खून करवा दूंगा, इस तरह मीरा को फांसी हो जाएगी और देव का सारा खानदान खत्म। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से अपने पापा पर गोली चला दी। ये क्या कर दिया मैंने? मैं प्रभात कुमार को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। मीरा, प्रभात कुमार के पापों की सजा कानून देगा उसे। तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि वो है कहाँ? आशा बेटी, तुम यहाँ? सीआईडी वालों ने तुम्हें छोड़ दिया? सीआईडी वालों ने मुझे छोड़ दिया। जब मैंने उन्हें अपनी माँ के खून की दर्द भरी दास्तान सुनाई तो दया का भी दिल पिघल गया। दया का दिल भी पिघल गया? अरे बेवकूफ लड़की, दया का दिल कभी पिघल नहीं सकता, क्योंकि इसका दिल लोहे का बना हुआ है। जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। ठीक कहा तुमने, ये हमारा ही प्लान था। मिस्टर प्रभात कुमार उर्फ गिरीश। धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। धोखेबाज तो तू है, जो बचपन से अब तक मुझसे झूठ कहता आया। अपनी माँ के खूनी के कहने पर मैंने अपने पापा पर गोली चला दी। तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। कितनी कोशिश की मैंने कि कम से कम खून खराबा हो, खुशी खुशी सब कुछ निपट जाए, मगर अब मुझे लगता है यहाँ पर मुझे 4 लाशें बिछानी पड़ेगी। तुम लाशें बिछाओगे? लाशें बिछाने लायक बचोगे तब ना। बोल, क्यों किया ये सब? क्योंकि मैं देव को बर्बाद कर देना चाहता था। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी देव के साथ? देव मेरी बहन का खूनी है। लेकिन नीलम ने तो आत्महत्या की थी ना? देव की वजह से आत्महत्या की थी मेरी बहन नीलम ने, क्योंकि ग्रीन होम स्कूल में उसने सभी को ये कहकर उसे बदनाम कर दिया था कि वो उससे प्यार करती, उससे शादी करना चाहती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। देव तो जुलाई 1982 में स्कूल छोड़कर जा चुका था। हाँ, मगर देव के स्कूल छोड़ देने के बाद भी ग्रीन हॉर्न्स के बाकी के स्टूडेंट्स के तानों ने नीलम का पीछा नहीं छोड़ा और मायूस होकर वो खुद मौके से लटक गई। गिरीश, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मगर बदला लेने के लिए तुमने देव के साथ जो कुछ भी किया वो भी ठीक नहीं है। सालों से बदले की आग मेरे दिल में चल रही थी और मैंने उसे कभी बुझने भी नहीं दिया। बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि देव मुझे पहचानता नहीं था, इसलिए गिरीश बनकर मैंने उससे दोस्ती की। ये सब करने का क्या फायदा हुआ? तुम्हारी मरी हुई बहन वापस तो नहीं मिली ना? तुम्हें मिलेगा सिर्फ फांसी का फंदा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है इनकी? गोली दिल के बिल्कुल पास लगी और खून भी काफी बह गया है, इसलिए इनका बचना मुश्किल है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। हमें जो कुछ करना था हम कर चुके हैं, अब तो इनको केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पापा उठिए ना, मैं आपकी बेटी मीरा। मैं आपको पहचान नहीं पाई, पर आपको तो मुझे पहचान लेना चाहिए था ना। पापा जवाब दीजिए, इतने सालों बाद आपकी बेटी वापस आई है, आप उठकर उसे गले नहीं लगाएंगे? ओ नो, इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। पापा आप मुझे
छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, समझ गए आप? मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई थी। अगर आप चले गए तो मुझे कौन संभालेगा? पापा उठिए ना पापा। हे भगवान, आप प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं जेल चली जाऊंगी, अपने सारे बुरे कामों की सजा काटूंगी, पर आप मेरे पापा को बचा लीजिए प्लीज। भगवान उठिए ना पापा। इन्हें होश आ रहा है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। चौदह सालों से मैंने रखा हुआ था। ये तो मेरे बचपन का फोटो है। Happy birthday. Thanks, Sridham. Thanks, Rajesh. Thanks for coming, guys. Thanks a lot. यार सलोनी की पार्टी में ना मैं सुबह से भूखा रहता हूँ, बहुत प्यासा भी। वैसे भी तुझे तो मुफ्त का खाना और दारू पीने की आदत है। बस बस, अगर मजाक खत्म हो गया ना तो केक मंगवाते हैं। और कितना वेट कराओगी यार? ठीक है, अभी मंगवाती हूँ। एक्सक्यूज मी, केक प्लीज। यार केक, वाह, कितना मस्त केक है यार। मेरा तो मन कर रहा है कि देखती रहूं। इसे ना केक का फोटो खींच के दे देते हैं, ये देखती रहेगी और हम लोग खाते हैं। एक मिनट, इतने हसीन पल को मैं अपने मोबाइल में हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। ओए फिल्मी, जो करना है जल्दी कर यार। ये क्या कर रहे हो आप लोग? तेरा बर्थडे मना रहे, बर्थडे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप कर, मैं हमेशा के चुप करा दूंगा। जाने दो इसे, मुझे नहीं होगा। ए साले, तू कब छानपट्टी मत कर, नहीं तो तेरी कनपट्टी में गोली मार दूंगा। चल हाथ मारो ना। ओह माय गॉड, सलोनी, कौन थे ये लोग? चेहरा छुपा हुआ था, पता नहीं चला यार। लेकिन इन्होंने सलोनी को किडनैप क्यों किया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें? राइट लेके नीचे आइए सीधा। नमस्ते सर। तुम लोगों ने फोन किया था हमें? जी सर। कहाँ है लाश? सर वहां पे नीचे। चलो देखते हैं। इस लड़की की उम्र को ज्यादा नहीं लगती है। हाँ सर, टीनेजर होगी, 18-19 साल की। खूनी ने पूरी तरह से इसका चेहरा बिगाड़ दिया। लेकिन सर, इस लड़की को हाथ बांधकर यहाँ डाला गया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? किडनैपिंग का केस हो सकता है। लगता है सर मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो लड़की को मार के यहाँ डाल दिया। हो सकता है। सर, इस लड़की के कपड़ों को देखकर लग रहा है कि ये किसी अमीर घर की होगी। जरा पलटो से। इसके सर पे चोट है, लगता है किसी हथियार से इसके सर पे मारा गया है। तो देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? इस हादसे के बारे में आप लोगों को कब पता चला? कुछ देर पहले ही हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमने नीचे लाश देखी। फिर? सर हम बहुत घबरा गए थे और तुरंत आपको फोन किया।
अच्छा, इसके अलावा कुछ और देखा यहाँ पे? किसी गाड़ी को या किसी आदमी को? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है। सर, इस पर्स पे ये ड्राइवर्स लाइसेंस मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस? एड्रेस क्या है? हाँ, आ रहा हूं। हाँ, खोल रहा हूं बाबा। जी कहिए। हमें मिस्टर सिद्धार्थ से मिलना है। आप? सीआईडी। आइए। आइए आप लोग। सर जी अभी आ रहे हैं। सर, ये लोग सीआईडी से हैं। आपसे कुछ बात करने आए हैं। सीआईडी? कि भाई हमने कोई खून किया है क्या? मिस्टर सिद्धार्थ, हमें आपकी बेटी सलोनी के बारे में कुछ बात करनी है। ओह, सलोनी? क्यों? उसने कुछ किया है? उसने कुछ नहीं किया, मगर उसके साथ कुछ हुआ है। सलोनी के साथ? क्या हुआ है उसके साथ? वो ठीक तो है ना? अरुण, ये मेरे को। ओके सर। ये मेरी बीवी है और ये नीलेश है, मेरा भरोसेमंद सेक्रेटरी। आप बेखौफ होकर कह सकते हैं सलोनी ठीक तो है ना? सिद्धार्थ जी, बहुत दुख के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी सलोनी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? सलोनी की मौत हो गई है? जी। क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? क्या प्रूफ है आपके पास? हमें जो डेड बॉडी मिली है उसके साथ हमें ये आईडी प्रूफ मिला है। और इस सुनसान जगह पर सलोनी की बॉडी मिली थी। इंस्पेक्टर साहब, इस डेड बॉडी का चेहरा कुचला गया है, पहचानने में भी नहीं आ रहा है। फिर आपने कैसे पहचान लिया कि ये मेरी बेटी सलोनी की बॉडी है? इस लाश पे जो कपड़े हैं उसे तो पहचानते हैं ना? जरा गौर से देखिए। हाँ, ये वही कपड़े हैं जो सलोनी ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए खरीदे थे। सिद्धार्थ ही सलोनी ही है। But this is impossible। वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? कैसे हो गया? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आपकी मदद चाहिए। सर जी, आज आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। हाँ, उसे कैंसिल मत करना, मैं उसे जरूर अटेंड करूंगा। यस सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? आपने आखिरी बार अपनी बेटी सलोनी को कब देखा था? शायद उसके बर्थडे वाले दिन, उसी सुबह में। और रात को जब वो पार्टी के लिए गई तो मिलके गई थी आपसे? हाँ, मुझसे मिलके गई थी और पार्टी के लिए मुझसे पैसे भी ले गई। कितने पैसे? 50,000 रुपए। पर हमें तो हैंडबैग में पैसे मिले ही नहीं। अच्छा ये बताइए, ये पार्टी हुई कहाँ थी? पिंक डायमंड होटल। पिंक डायमंड होटल। जब देर रात तक आपकी बेटी घर वापस नहीं आई तो आप लोगों को फिक्र नहीं हुई? कोई नई बात नहीं। वो अक्सर रात भर बाहर आती थी अपने दोस्तों के साथ और सुबह होते ही वापस आ जाती थी, इसलिए मैंने कोई कंप्लेन नहीं लिखा। क्या आप सलोनी के किसी दोस्त के बारे में जानते हैं जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी? नॉट रियली। मैं उसकी कोई भी फ्रेंड को पर्सनली नहीं जानता था। उसने कभी मुझसे मिलाया नहीं और मैंने कभी उससे पूछा नहीं। लेकिन मैं एक आध फ्रेंड्स को जानती हूँ। अच्छा, उनका नाम और नंबर नोट कर लो और उन्हें सीआईडी ब्यूरो बुलवाओ। सर। तो तुम सभी सलोनी के दोस्त हो, है ना? यस सर। और तुम सभी सलोनी के बर्थडे पार्टी में गए थे।
तो फिर तुम लोगों को ये भी पता होगा कि सलोनी का खून हो गया है। हाँ सर, पर यकीन नहीं हो रहा है। सर उस वक्त भी वो बहुत खुश थी, एंजॉय कर रही थी, और पता नहीं अचानक से क्या हो गया। वही तो, ये अचानक से कैसे हो गया, वही तो हम भी जानना चाहते हैं। सलोनी घर जाने के बजाय उसकी लाश हमें उन झाड़ियों में कैसे मिली? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो, कोई ऐसी चीज जिससे हमें इस केस में मदद मिल सके, तो प्लीज हमें बताओ। सर सलोनी तो केक काटने ही वाली थी, तब अचानक होटल में 2 लोग बंदूक के साथ घुसे। सर एक बार हवा में फायरिंग की, धमकी दी, और फिर उसके बाद सलोनी को किडनैप करके ले गए। क्या? वो 2 गुंडे हवा में फायर करके सलोनी को उठाकर ले गए? किडनैप किया सलोनी को? और तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं? कौन थे वो लोग? तुमने देखा तो होगा। सर हम उन्हें नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क पहन रखा था। मास्क पहन रखा था? अच्छा, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, कोई फोटोज खींच रहा होगा पार्टी में? हाँ सर, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की थी। गुड, दिखा। इतना सब हुआ और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया? सर हमने सलोनी के पिताजी को सब बताया था। फिर क्या कहा सलोनी के पिताजी ने? सर उन्होंने कहा कि इस किडनैपिंग के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये किडनैपिंग नकली है। तो इसका मतलब है वो इस किडनैपिंग के बारे में जानते थे, सब कुछ जानते थे। फिर भी हमसे सब छुपाया सर। वही तो, क्यों छुपाया? क्यों छुपाई ये बात उन्होंने हमसे? और इतना ही नहीं सर, उन्होंने तुरंत बाद अपने सेक्रेटरी को रेस्टोरेंट भेजा। एक्सक्यूज मी, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यहां थोड़ी देर पहले जो किडनैपिंग हुई है उसको लेकर आप सब लोग डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सबके सामने बंदूक दिखाकर एक लड़की को 2 गुंडे किडनैप करते हैं और आप कह रहे हैं कि वो किडनैपिंग फेक थी, एक ड्रामा था। क्या? जी हाँ, उस लड़की का नाम सलोनी है और उसने ये किडनैपिंग खुद करवाई है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? अपने परिवार को चौंकाने के लिए उसने ये खेल रचा। लेकिन आप चिंता मत करिए, वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। शी इज ऑल वेल। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस हादसे को भूल जाइए और किसी से इस बात की चर्चा भी ना करें। चलो अच्छा है सर, आपने सब बात क्लियर कर दी। क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हैं? जी सर। इस ब्रीफ केस में मिस्टर सिद्धार्थ ने आपके लिए पैसे भिजवाए हैं। मिस्टर सिद्धार्थ? जी हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और सलोनी उनकी बेटी है। वो चाहते हैं कि आप और आपका स्टाफ अपना मुंह बंद रखे, वरना उनको मजबूरन ये रेस्टोरेंट हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाना पड़ जाएगा। लेकिन आप? मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी नीलेश। मिस्टर सिद्धार्थ ने पैसे खिलाकर सबका मुंह बंद करवाया? वही तो, क्यों? ऐसी क्या वजह हो सकती है? ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है सर? वो तो इस सिद्धार्थ से ही उगलवा लेंगे फ्रेडी। कुछ पता चला ऑफिसर? पता तो तब चलेगा ना जब आप पता चलने देंगे मिस्टर सिद्धार्थ। हाँ, सच सच बताइए, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? What nonsense! मेरी समझ में नहीं आता है कि आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं मिस्टर ऑफिसर। यही कि आपने अपनी बेटी सलोनी के अगवा होने की बात हमसे छुपाई क्यों? हाँ? मिस्टर सिद्धार्थ, आप जानते थे कि कल रात आपकी बेटी का किडनैप हो गया, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला कि आपको कुछ नहीं पता। What? किडनैप? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता? हाँ? इसीलिए आपने अपने सेक्रेटरी नीलेश को वहां पार्टी में भेजा और इस नीलेश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर सलोनी के दोस्तों को चुप रहने को कहा और वहां होटल के स्टाफ को पैसे खिलाकर मुंह बंद रखने के लिए कहा। हाँ? क्या कहा था या नहीं?
इन्हें क्या देख रहे हो? इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे। तुम पहले ये बताओ, तुमने कहा था या नहीं, वरना। यस सर, मैंने ये सब कुछ सिद्धार्थ सर के कहने पे किया। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ? एक बाप को अपनी बेटी की किडनैपिंग की बात को छुपाने की क्या वजह हो सकती है? आप जानते हैं, आपके इस बात को छुपाने की वजह से ही सलोनी की मौत हो गई। मौत नहीं हुई है ऑफिसर, मौत नहीं हुई है। सलोनी मरी नहीं है। मेरी बेटी सलोनी जिंदा है और वो किडनैपिंग भी एक नाटक है। नाटक है? हाँ, नाटक। मैं नहीं चाहता था कि सलोनी की झूठी किडनैपिंग की बात मीडिया में उछाली जाए, क्योंकि सलोनी का किडनैप सलोनी ने खुद करवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ? सलोनी भला खुद को किडनैप क्यों करवाएगी? क्योंकि मेरी बेटी ऐसी है। मेरी बेटी ऐसी है, सर फेरी और बददिमाग, और इसमें किसी का कसूर नहीं। इसमें सिर्फ मेरा कसूर है। मेरे ही लाल प्यार ने उसको बिगाड़ा है। यानी ऐसा पहले भी हो चुका है? हाँ, वो ऐसे अजीब और गरीब मजाक हर आए दिन करते रहे। पर मिस्टर सिद्धार्थ, हमें सलोनी की डेड बॉडी मिली। ये कोई मजाक नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं है प्लीज? वो सलोनी की डेड बॉडी नहीं है। मिस्टर सिद्धार्थ, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कल रात हमें रैंसम के लिए कॉल आया था। रैंसम कॉल? हाँ, रैंसम कॉल। उन्होंने 10 करोड़ की मांग की है और जिस नंबर से फोन आया था वो सलोनी का ही है। जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को कहा गया है वो अकाउंट भी सलोनी का ही है, लंदन वाला अकाउंट। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सारी हरकत सलोनी की है। उसने कई बार मुझसे पहले भी ऐसे ही पैसे मांगे थे। वो लंदन सेटल होना चाहती थी, पर आपने पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए आपसे पैसे निकलवाने के लिए उसने खुद की किडनैपिंग का ये नाटक रचा। जी हाँ। तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने ये सब नाटक किया। उसका प्लान फेल क्यों हुआ ये देखना पड़ेगा। हाँ सालुंके, क्या खबर है? बुरी खबर है। अरे यार, कभी तो अच्छी खबर दिया कर सालुंके। अच्छा बता, चल बुरी खबर बता। ये लड़की सलोनी नहीं है। क्या? पूरे यकीन के साथ कह रहा है? अरे यार, कभी तो यकीन किया करो ना मुझ पर। यार सर, इस लड़की की उम्र, इसके शरीर का ढांचा सब कुछ सलोनी जैसा है, लेकिन इसका डीएनए सलोनी के डीएनए के साथ मैच नहीं करता। और आप लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक सलोनी की हाइट थी 5 फुट 4 इंच, जबकि इस लड़की की हाइट है 5 फुट 3 इंच। सर, मतलब मिस्टर सिद्धार्थ सही कह रहे थे, सलोनी मरी नहीं है। अगर ये सलोनी नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है? और सर, इसने सलोनी की ड्रेस क्यों पहनी थी? और कुछ मिला सालुंके? हाँ, इस लड़की के सर के पीछे की तरफ किसी वजनदार हथियार से वार किया गया। सर, मुझे लगता है कि जरूर इन दोनों केसेस के बीच में कोई कनेक्शन है। हाँ पूरी, सलोनी का फोन लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं सर, उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उसने फोन बंद रखा है? रजत, वो सलोनी के बर्थडे पार्टी की रिकॉर्डिंग फिर से देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाएगा। रजत, एक मिनट। वो आदमी जो पीछे बैठा है, वो जूम करो उस पर। सर, ये सलोनी को ऐसे क्यों देख रहा है? इसने किसी से कुछ कहा, शायद कुछ इशारा किया सर। हाँ, जरा फिर से रिवाइंड करो, दिखा, गौर से देखो, होठों को देखो, कह रहे हैं ना अंदर आओ। सर, कहीं ये आदमी भी इस पूरी किडनैपिंग में शामिल तो नहीं है? इससे मिलना तो पड़ेगा रजत। सर, इस आदमी के बारे में हमें रेस्टोरेंट के मैनेजर से पता चल सकता है? हाँ, वो तो बताएगा ही, पर इस रेस्टोरेंट मैनेजर ने हमसे ये बात पहले क्यों छुपाई? मैंने किया क्या है सर? सच छुपाया आपने? कौन सा सच?
सलोनी के किडनैपिंग का सच। क्या कहा आपने? सर शायद इन्हें ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ के दिए हुए पैसे ने शायद तुम्हारे कान और मुंह दोनों बंद कर दिए। हाँ मिस्टर सिद्धार्थ, आप उनको मिल चुके हैं मुझसे। अपोलो, तुम्हारे होटल में से सलोनी का किडनैप हुआ है और तुमने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? सर, इन बड़े लोग और पुलिस के बीच में हम फंसना नहीं चाहते थे, और आप तो जानते हैं ये बड़े लोग के अगेंस्ट गए तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तुम्हारे इस डर की वजह से सलोनी की मौत हुई है। सलोनी का खून हो गया? जी हाँ, अगर आपने उसकी किडनैपिंग के बारे में हमें पहले बता दिया होता तो शायद हम उसे बचा सकते थे। सॉरी सर, मैं अनजान था सर। खैर चलो, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। आप जी जरूर सर। सचिन सर, तो भाई साहब जरा इस मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए। अच्छा महाराज साहब, जरा ध्यान से देखिए, ये सलोनी के टेबल के पीछे वाली टेबल, ये आदमी कौन है, इसे पहचानते हैं आप? मैं इसे पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे रेस्टोरेंट में पहले भी 2-3 बार आ चुका है और उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी। तो इनकी डिटेल्स भी होंगी आपके पास? हाँ है ना मैम। दीजिए। जी। ये रहा सर, उसका नाम अविनाश है। अविनाश नाम तो पता चल गया, अब इस बैंक से डिटेल्स निकालते हैं। हमारी लक्ष्मी पढ़ाई लिखाई कढ़ाई बुनाई सिलाई सब अच्छी तरह से जानती है। और जी इकलौता बेटा है हमारा, सुशील संस्कारी बहू मिल जाए और हंसी खुशी दोनों का घर बस जाए, और क्या चाहिए हमें? बस और क्या, अरे हम लोग समधी बन जाए बस। लड़की वाले आए हमारे दूल्हे को देखने के लिए, क्या बात है? जी आप लोग? अरे हम अविनाश के दोस्त हैं। अपने पिताजी को बताया नहीं कि मैं बताऊं? बाबा मैं इन्हें जानता हूँ, आप सब 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते। आप यहाँ? सलोनी कहाँ है? कौन सलोनी सर? अच्छा, कौन सलोनी? हाँ, एक लड़की की जिंदगी खत्म करके दूसरे के साथ घर बसाने जा रहे तुम? बताया नहीं कि किडनैपिंग के पैसे से शादी करने वाला तू? बताता हूँ सर। बोल, सलोनी का अपहरण तूने किया है ना? हाँ सर, लेकिन किसी के कहने पर। किसके कहने पर? सलोनी के कहने पर सर। तुम्हें क्या हम लोग बेवकूफ लग रहे हैं? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर, सर मेरी जिंदगी का सवाल है सर। अच्छा, सलोनी खुद की किडनैपिंग क्यों करवाएगी? वो तो मुझे पता नहीं, मुझे तो उसने रेस्टोरेंट में बुलाया और नोटों की गड्डी मेरे सामने रख दी और मुझसे मदद मांगी। कैसी मदद? उसके झूठे अपहरण का नाटक करने की सर। फिर मैंने सर इस स्ट्रगलिंग एक्टर को बुलाया किडनैप करने के लिए, पैसे का लालच दिया उनको और फिर उन्होंने किडनैप किया उसका। किडनैप करने के बाद सलोनी को कहाँ रखा? सर सलोनी के बताए हुए एड्रेस पर केशव नगर में कोई बंगलो है सर जो बंद पड़ा हुआ है। यस मैम, आपका किडनैप हो गया। बधाई हो बधाई, आपका प्लान सक्सेस हुआ। प्लान तो अब शुरू हुआ है। वैसे आप लोगों ने बहुत कमाल की एक्टिंग की है, थैंक यू। अरे हाँ, ये रहा आप लोगों का इनाम, आप लोग जा सकते हैं, बाय। अरे अविनाश तुम रुको, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये लो। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, वरना ये क्या मैम? अरे ये वो डायलॉग है जो तुम्हें मेरे डैड को फोन पे कहना है। नहीं मैम, मैं नहीं कर सकता। अगर आपके डैड ने अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैं तो फंस जाऊंगा ना मैम। अरे डरपोक, ये लो, मेरे फोन से फोन करो और इसे ना ऐसे ऐसे रखना, ठीक है? कोई तुम्हारी आवाज नहीं पहचानेगा। ये लो, बात करो जल्दी, लो। अरे नंबर मैंने डायल, बात करो। हेलो, तुम्हारी बेटी सलोनी मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो LI बैंक के अकाउंट नंबर 2456893 में 10 करोड़ रुपए जमा कर दो, वरना तुम्हारी बेटी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? अरे यार तुम तो कमाल के एक्टर हो,
इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, पर अभी नहीं, एक बार पैसे मिलने के बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं वहां से निकल गया और फिर ना तो कभी उससे फोन पे बात हुई ना कभी उससे मिला। नकली किडनैपिंग को असली साबित करने के लिए सलोनी अभी भी उसी जगह पे होगी, बंद पड़ा हुआ बंगला, केशव नगर। इस बंगलों में कोई रहता नहीं है, अगर रह रहा होता तो वो बाहर वॉचमैन जरूर होता। तो सलोनी ने ऐसी जगह ढूंढी कैसे हो गई? और सोच समझ कर उसने जगह ढूंढी है ताकि वो अपने काम भी कर सके और पकड़ी भी न जाए। संभाल के, अपना मकसद पूरा करने के लिए लड़की कुछ भी कर सकती है। साथ में नहीं, हट जाओ। आप लोग नो, तो सलोनी है, ये तो मर चुकी है। सर ये तो यहाँ पर छुपने आई थी, फिर ये मरी कैसे? इसका मतलब है किसी और ने अपना प्लान पूरा करने के लिए सलोनी को मार दिया। सर बहुत बेरहमी से मारा इसे। ये देखिए, इस लड़की की लाश हमें पहले मिली थी, उसे भी इसी तरह मारा गया था, सर पे वार करके। सर इसका मतलब सलोनी का कातिल और उस लड़की का कातिल एक ही है? हो सकता है सलोनी को यहाँ इस जगह पे मारा और उस पहली वाली लड़की को उस सुनसान जगह पे। ये बात को समझ में नहीं आई। सर! पूर्वी, लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाओ। हाँ विनीत। देखिए खून, लगता है सर यहाँ पर किसी के ऊपर वार हुआ है। लेकिन सलोनी की लाश तो हमें अभी मिली ऊपर कमरे में, और यहाँ घर में वो अकेली थी। सर हो सकता है कि सलोनी को पहले यहाँ पर मारा गया, उसके बाद कातिल ने उसकी लाश ऊपर वहां कमरे में छोड़ दी। हाँ, अगर सलोनी की लाश को यहाँ इस कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया गया है तो खून के निशान कहीं तो होने चाहिए थे, सीढ़ियों के ऊपर, कमरे के बाहर, पर हमें खून के निशान तो कहीं मिले नहीं। तो अविनाश ने हमसे झूठ नहीं बोला है। क्या हुआ सर? ये देखो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, 10 करोड़ रुपए, एलआई बैंक के अकाउंट नंबर। सर इसका मतलब अविनाश सब सच बोल रहा था। सलोनी को अगवा करके वो तीनों उसे यहीं पर लेकर आए थे। कमाल की बात है, जिस लड़की ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा वो खुद एक षड्यंत्र का शिकार हो गई। कौन कर सकता है ये सब? कौन है जिसे सलोनी के प्लान के बारे में पहले से मालूम था? एक काम करो, ये खून और इस कमरे में जितने भी फिंगरप्रिंट्स है सब उठा लो। खून का ये सैंपल जो आपको उस घर के तहखाने में से मिला था वो इस लड़की सलोनी का नहीं, बल्कि वो उस लड़की का है, उस अनजान लड़की का जो आपको सुनसान रास्ते के किनारे पर मिली थी। सर उस लड़की का खून बंगलों में कहां से पहुंचा? उस लड़की को भी उसी बंगलों में मारा गया जहां सलोनी की हत्या हुई। डॉक्टर साहब, कुछ और पता चला? हाँ, आइए मेरे साथ। ये लड़की जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया गया है, इसके माथे पर यहां ये देखो, ये टांके लगे हुए हैं, शायद कोई पुरानी चोट।
कौन बता सकता है इस अनजान लड़की का इतिहास? यकीन नहीं होता, अब भी ऐसा लगता है सलोनी का कोई नया मजाक हो रहा है। मिस्टर सिद्धार्थ, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि सलोनी अब इस दुनिया में नहीं है। सब मेरी गलती, मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये सब कैसे हुआ सर? तहकीकात जारी है। क्या आप बता सकते हैं कि सलोनी की कोई दोस्त है जिसके माथे पे स्टिचेस के निशान है? स्टिचेस के निशान? जी हाँ, जिसका कभी एक्सीडेंट हुआ हो और यहाँ माथे पर चोट का गहरा निशान हो। नहीं, मैं ऐसी किसी फ्रेंड को नहीं जानती हूँ। अरे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये वही लड़की है जिसकी लाश हमें पहले मिली थी और इसका खून भी उसी जगह पे हुआ था जहां पे सलोनी को मारा गया था, केशव नगर में, बंगलो नंबर 302 में। क्या कहा आपने? केशव नगर के बंगला नंबर 302 जो चेकनाका के उस पार है वो? हाँ वही। आप इस बंगले के बारे में जानते हैं? ऑफ कोर्स, वो तो मेरा ही बंगला है। मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके रखा था, मगर वहां कोई रहता तो नहीं था। हाँ, इसका मतलब है खूनी को पहले से मालूम था इस बंद बंगले के बारे में और उसी का फायदा उठाया उसने। सर, खूनी कोई अंदर का आदमी ही लगता है। हाँ, लेकिन कौन? यदि सलोनी ने खुद का किडनैपिंग करवाया और फिर अपने पिता के खाली बंगले में जाकर छुप गई वो। फिर उसने अपने जैसी एक लड़की का खून किया और उसकी लाश को सुनसान रास्ते के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। हाँ, मगर किस्मत का खेल देखिए, जिसने सारा किडनैपिंग और खून का प्लान रचाया उसी का खून हो गया। किसी तीसरे आदमी ने ही सलोनी को मार डाला। मगर किसने मारा सलोनी को? कहीं वो आदमी तो नहीं जिसकी मदद सलोनी ने ली थी अपना प्लान पूरा करने के लिए? हेलो सर, आपने हमें बुलाया? हाँ सर, खूनी का पता लग गया क्या? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें तुम लोगों से कुछ और पता करना है। तुम लोग सलोनी की किसी सहेली को जानते हो जिसके माथे पर यहाँ स्टिचेस के निशान हो? नहीं सर, ऐसी किसी लड़की को तो। अरे हाँ, वो लड़की जो उस दिन सलोनी से मिलने आई थी। कौन? वो जो रीटा के आने से पहले आई थी? हाँ, वही लड़की थी। उसके सर पे सर यहाँ चोट का निशान था। तुम लोग जानते हो उस लड़की को? सर, हम तो उसे नहीं पहचानते, लेकिन उस दिन रात को सलोनी को पार्टी में बार बार कॉल कर रही थी और सलोनी उसका फोन नहीं उठा रही थी। फिर वो लड़की अंदर आ गई और सलोनी ने उसे बाहर वेट करने को कहकर भेज दिया और थोड़ी देर बाद सलोनी भी हॉल से बाहर चली गई और बाहर क्या हुआ पता नहीं। ठीक है, जाओ तुम लोग। सर, इनकी बातों से एक चीज साफ है, सलोनी उस लड़की को मिलने से मना कर रही थी, उसको टाल रही थी। लेकिन सर, फिर भी वो उस लड़की से मिलने बाहर गई थी। हाँ, फिर भी वो उस लड़की से मिलने बाहर गई थी। क्यों? क्या हुआ सलोनी और उस लड़की के बीच में? ये तो हमें पिंक डायमंड होटल की सीसीटीवी फुटेज से पता चल ही जाएगा। लॉबी एरिया 26 तारीख, यानी कल का सीसीटीवी फुटेज बताओ। ठीक है। सर, लगता है तो वही पैसे जो मिस्टर सिद्धार्थ ने सलोनी को दिए थे। एक मिनट, पॉज करो सर और इस लड़की के चेहरे पे जूम करो और जूम करो। उसके माथे पे कुछ निशान है, प्ले करो। सलोनी इस लड़की से कुछ नाराज लग रही है। ये लड़की रेस्टोरेंट में पैसे लेने आई थी। और दोनों में किस बात को लेकर बहस हुई कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सर, लगता है कि सलोनी इस लड़की को अच्छी तरह से जानती थी। सलोनी की बर्थडे पार्टी में उसके जो दोस्त आए थे वो कह रहे थे कि सलोनी इस लड़की का फोन कॉल उठा नहीं रही थी। इसका मतलब है सलोनी के मोबाइल पे जो मिस कॉल्स हैं उनमें से इस लड़की का नंबर मिल सकता है। हम सीआईडी से। जी आइए। आपसे
अमृता के बारे में पूछताछ कर रही थी। अमृता को जानती है ना? जी सर, वो मेरी रूममेट है। हम दोनों पेइंग गेस्ट के तौर पर यहाँ रहते हैं। आपका नाम? सीमा। सर पर एक्चुअली अमृता तो घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई थी और अभी तक नहीं लौटी। सीमा, अमृता का खून हो चुका है। क्या? अमृता का खून? सर किसने किया, कैसे और क्यों? वही जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी है। जी, वो रहा कमरा। श्रेया, देखना जा। सर। सीमा, ये अमृता लड़की कैसी है? मेरा मतलब है उसका बर्ताव कैसा है? सर वो लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती थी, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, कोई गलत काम भी। कैसा गलत काम? सर ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेल? किसे? सर उसकी एक फ्रेंड थी, उसे पैसों के लिए वो ब्लैकमेल किया करती थी। कौन सी फ्रेंड थी, आपको मालूम है? सर कभी देखा तो नहीं उसे, लेकिन सलोनी नाम की कोई लड़की थी जिससे वो फोन पे बात किया करती थी। किस बात पे ब्लैकमेल करती थी, इसके बारे में आपको कुछ अंदाजा है? सर ये तो मुझे नहीं पता। मतलब ये अमृता भी कुछ कम नहीं है, ये तो सलोनी से भी 2 कदम आगे निकल गई। इस सलोनी की कोई दुखती नस हाथ लग गई होगी इसके, जिसका नाजायज फायदा उठा रही थी ये। सर, अच्छा सर फोटोज देखिए। हाँ? सलोनी की फोटो? सलोनी की फोटोग्राफ्स अमृता के घर पे? ये देखा, ड्रग्स, सिगरेट, मतलब ये सलोनी नशा करती थी, ड्रग्स की लत लग गई थी इसे। ताश खेलना और ड्रग्स लेना इसकी कमजोरी थी। अमृता ने ऐसे फोटोग्राफ्स निकाल के उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक मिनट, सलोनी के साथ ये आदमी, इसे मैंने कहीं देखा है। सर ये सीआईडी से हैं, आपसे कुछ बात करने आए हैं। अरे हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ का अकाउंटेंट, ये वही है। मैंने इसे सिद्धार्थ के घर में देखा था, ये पेपर्स पे उनके सिग्नेचर ले रहा था। इसका नाम अरुण है इसका नाम। अरुण की फोटोग्राफ सलोनी के साथ? और अमृता सलोनी और अरुण का फोटो क्यों खींच रही थी? अगर अरुण सलोनी से मिलता भी था तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हो सकता है ये अरुण सलोनी के प्लान का हिस्सा। इस अरुण से मिलते हैं, पता करते हैं अकाउंट्स के अलावा और क्या क्या जानता है ये। अरुण, 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 अभिजीत, श्रेया, ऐसा भयानक षड्यंत्र रचाया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म? कैसी शर्म? कैसा षड्यंत्र? मैंने किया ही क्या है इंस्पेक्टर साहब? इतना भोले बनने की जरूरत नहीं मिस्टर सिद्धार्थ। हमें पता चल चुका है कि आपने अपनी बेटी सलोनी को मरवाया है। मैंने अपनी बेटी को मरवाया? मैंने? क्यों? क्योंकि आप तंग आ गए थे उसकी हरकतों से। आपके लाख मना करने पर भी आपकी बेटी सलोनी लंदन जाने की जिद कर रही थी। उसने अपना किडनैपिंग करवाया, रैंसम के तौर पे करोड़ों रुपए मांगे। आप ना तो उसे पैसे देना चाहते थे और ना ही उसके किडनैपिंग की वजह से सोसाइटी में अपनी इज्जत दांव पे लगाना चाहते थे, और इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द ईयर बन गया क्रिमिनल ऑफ द ईयर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ की अपनी बेटी के साथ कभी नहीं बनी, लेकिन ये अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्थ कभी भी सलोनी को नहीं मार सकते। अच्छा, आप इन्हें बचाने की बहुत कोशिश कर रही मिसेस आगिनी? हाँ? कहीं सारी फसाद की जड़ आप ही तो नहीं?
Enough is enough. बहुत देर से देख रहा हूं आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? आपका अकाउंटेंट अरुण, जिसको आप उसी के घर में मार चुके हैं, मिस्टर सिद्धार्थ। अरुण? अरुण की मौत हो गई? गया। और बुरे नसीब आपके, आखिरी सांस लेने से पहले वो आखिरी शब्द बोल गया, सर जी। आपकी तरफ इशारा करके गया। What nonsense! What nonsense is this? मेरा यकीन करिए, मैं तो वहां गया भी नहीं। ये मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कोई नहीं जाएगा, मैं देखता हूं। विनय, श्रेया, इन पे नजर रखो। श्रेया? 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 Oh no. Stop. विवेक? विवेक? हाँ? हाँ? सब पीछे। धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने फू है तेरी जिंदगानी पे। तो हमने तो तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया और तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? किस बात की शर्म है? मैं तुम्हारा भरोसा कमाने के लिए काम नहीं करता था। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता हूं। इतने बड़े बेईमान पे मैंने भरोसा किया। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत बड़ी गलती की है। बड़ा नमक हराम है तू, नमक हराम। नमक हलाल नमक हराम, ये सारे जज्बात पुराने हो गए मिस्टर सिद्धार्थ, पुराने हो गए। मैं तो सिर्फ पैसों का पुजारी हूं, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूं। तुम्हारे वफादार सेक्रेटरी का रोल इसलिए अदा करता रहा ताकि एक दिन तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ कर सको। और ये सीआईडी वाले ये तो सिर्फ मुझे जेल भेजना चाहते हैं, समझ गए? लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? सीआईडी को चैलेंज किया है तूने, बहुत पछताएगा। भुगतना तो पड़ेगा ही तुझे। और शट अप! फल मुझे नहीं, आपको भुगतना पड़ेगा, आप सबको। काउंटडाउन बिगिंस, उल्टी गिनती शुरू।
तुझे क्या लगा सीआईडी को झांसा देगा तू? हाँ? सिद्धार्थ के घर के बाहर हमारा एक ऑफिसर 24 घंटे निगरानी दे रहा था। तुझसे कहा था मैंने, बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। मैं अमीर बनना चाहता था, मुझ में भी हुनर था, मुझ में भी काबिलियत थी, सिर्फ नसीब आजमाना था। सलोनी के किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ था? नहीं सर, वो प्लान सलोनी का ही था। मुझे तो मजबूरन उसकी मदद करनी पड़ी। ऐसी क्या मजबूरी थी? साहब, मेरी नजर सिद्धार्थ सर की प्रॉपर्टी होती थी। अपने प्लान के मुताबिक मैं उनके पैसे धीरे धीरे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन इस बात का पता सलोनी को चल गया। फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो मेरा भांडा फोड़ देगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो उसमें अमृता को घसीटने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अमृता के पास सलोनी के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स थे जिससे सलोनी बदनाम हो सकती थी। इसलिए तुमने और सलोनी ने मिलकर अमृता के डेड बॉडी को सलोनी के कपड़े पहनाकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया, ताकि सबको ये लगे कि सलोनी मर चुकी है, हा? और इस बात का फायदा उठाकर सलोनी लंदन चली जाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो उसे कहीं और ही पहुंचा दिया। उसकी लाश को वहां बंगले में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस बंगले के बारे में किसी का कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा कि वहां लाश पड़े पड़े सड़ जाएगी और सारे सबूत खुद ब खुद मिट जाएंगे। और तुमने सबूत मिटाने के लिए अरुण को भी मार दिया, लेकिन अमृता की लाश हमें मिल गई और तुम्हारा सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। कितना बड़ा प्लान बनाया तुमने, वो भी बहुत होशियारी से। दिमाग पे बहुत बोझ पड़ा होगा ना, थक गए होगे तुम। अब जेल में आराम ही आराम करना, जिंदगी भर के लिए। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।